एक कमरा था जिसमें एक कॉलेज स्टूडेंट सो रही थी। तभी उसके शरीर से चादर हटती है और अचानक ही उस लड़की की आंख खुल जाती है। और जब वो उठकर देखती है तो उसके आसपास कोई नहीं था। वो लड़की एक बार फिर सोने की कोशिश करती है। वो करवट लेती है कि तभी उसके मुंह के पास एक ऐसा साया आ जाता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। वो लड़की एकदम से लाइट जलाती है और उठकर बैठ जाती है, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। तभी उसके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रोने की आवाज को फॉलो करती है और खिड़की के पास जाती है। जैसे ही वो खिड़की खोलती है वैसे ही एक भयानक सा चेहरा उसके सामने आता है और वो लड़की अपना होश संभालते हुए उस कमरे से भागने लगती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। और तभी एक काला साया उस लड़की का पैर खींचता है और उसे उल्टा पंखे में लटका देता है, जिसके बाद वो काला साया उसके गले को रौंदने लगता है और इस तरह वो लड़की अपनी जान वहीं गंवा देती है। कुछ साल बाद। अरे भैया, मेरे पास अब छुट्टे तो नहीं हैं। आप एक काम करो, सारे ही पैसे रख लो। एक तो मैं अपने कॉलेज के लिए पहले ही लेट हो चुकी हूँ और अब आपकी ये छुट्टे की परेशानी। निकिता एक 22 साल की लड़की जो कोटा के कॉलेज में अपनी पढ़ाई के लिए आई थी। उसके चेहरे से उसकी खुशी जाहिर हो रही थी, मानो उसे कब से कोटा के कॉलेज में आना हो, या यूं समझ लो उसको अपने परिवार से दूर रहने का एक मौका मिला था, जहां वो हॉस्टल के कमरे में अपनी पढ़ाई करने वाली थी और कुछ नए दोस्त बनाने वाली थी। सर, आई एम सॉरी, एक्चुअली वो ट्रैफिक था इसलिए। नो प्रॉब्लम। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर आता है वो अक्सर लेट ही हो जाता है। मैं अभी शामू को बुलाकर तुम्हारे कमरे की चाबी तुम्हें देता हूँ। प्रिंसिपल ने शामू को बुलाया और उससे कमरा नंबर 305 की चाबी लाने को कहा। कि सुनते ही उसके चेहरे से मानो पसीने टपकने लगे थे। वो बड़ी बड़ी डर से भरी हुई आंखों से सबको देख रहा था। वो परेशान हो गया था, मानो चाबी नहीं उससे उसकी जान ही मांग ली हो। उसको एक शांत पुतले की तरह खड़े देख उन्होंने कहा, क्या हुआ शामू, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? वो बंद कमरा, वो तो बहुत समय से बंद है। उसकी चाबी किस लिए है? शी इज न्यू स्टूडेंट निकिता, कोई और रूम अवेलेबल नहीं है। तुम 305 की सफाई करवा कर इन्हें दे दो। जाइए मिस निकिता, शामू आपको रूम भी दिखा देगा और चाबी भी दे देगा। थैंक यू प्रिंसिपल। चले शामू? जी चलिए। घबराए हुए शामू से एक चाबी भी पकड़ी नहीं गई। वो कपकपाते हुए हाथों से चाबी निकिता को पकड़ाकर उसे रास्ता समझा के वहां से चला गया। उसकी ये हरकतें देखकर वो सोच में पड़ी थी, आखिर ऐसा भी क्या था 305 के कमरे में जिससे वो इतना डरा हुआ नजर आया। जैसे जैसे वो अपने पैरों को 305 नंबर के कमरे की तरफ ले जा रही थी, सभी स्टूडेंट्स उसको घूर घूर के देखने लगे थे। वो उनके देखने के नजरिए से काफी परेशान हो गई थी, लेकिन वो सबको नजरअंदाज करके 305 कमरे तक पहुंच गई। उसने चाबी ली और बंद कमरे को खोला। कमरे के खुलते ही धूल मिट्टी उसके ऊपर पड़ी, जिससे वो चीखने लगी। वो अपने कमरे को देखने के लिए जितनी एक्साइटेड थी, कमरे के अंदर घुसते ही उसकी खुशी और डबल हो गई। OMG, विश्वास नहीं होता, इतना बड़ा और सुंदर हॉस्टल का रूम मेरा होगा। अमेजिंग अमेजिंग, वन सेल्फी तो बनती है। वो कमरे में सेल्फी लेते हुए बालकनी में जा पहुंची और लंबी सांस लेकर खुश हुई। अब उसको कमरे की थोड़ी सी साफ सफाई करनी पड़ी, क्योंकि वो कमरा कई सालों से बंद था। सफाई के बाद उसने लंबी सांस लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की। तभी कॉरिडोर में किसी के भागने की आवाज से वो अचानक डर गई। इतनी रात में कौन हो सकता है? वो कॉरिडोर में गई और यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसको लगा जैसे किसी ने उसके साथ कोई मजाक किया है। वो कमरे में गई और थोड़ी देर पढ़ाई के बाद सो गई। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स उसी को घूर रहे थे और कुछ लोगों के मुंह से उसने ये भी सुना कि अब अगला उसका नंबर है। लेकिन ये कैसा नंबर था जिसका निकिता को ही पता नहीं था। वो उस रात सभी स्टूडेंट्स की बातों के बारे में और उनके देखने के नजरिए के बारे में सोचने लगी। तभी उसको बालकनी में कुछ गिरने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? क्या कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है? देखो, अगर कोई मजाक है तो बाहर निकल के आओ, नहीं तो मैं कल प्रिंसिपल को बोल दूंगी। उसके देखने पर वहां कोई नहीं होता है। वो बालकनी में यहाँ से वहां देख रही होती है। उस वक्त उसके बाल भी खुले थे। जब उसने बालकनी से झांककर नीचे की तरफ देखा
तो उसे बालकनी से नीचे एक लड़की खून में लथपथ गिरी हुई नजर आई। इसको देखकर वो बहुत डर गई थी, मानो जैसे उस लड़की ने उस कमरे की बालकनी से ही छलांग लगाई हो। वो उसे देखकर इतना घबरा गई थी कि भागते हुए लिफ्ट से नीचे उस लड़की के पास जाने लगी, लेकिन लिफ्ट की लाइट ऑन ऑफ होने लगी और लिफ्ट भी रुक गई। ये क्या, लिफ्ट कैसे रुक गई? कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ लिफ्ट में फंस गई हूँ, कोई मेरी मदद करो। चिल्ला चिल्ला कर उसने अपनी जान बचाने के लिए बहुत आवाजें लगाई, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। इतने में उस लिफ्ट में किसी लड़की की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी, जिसे सुनकर निकिता की रूह तक डर से कांपने लगी थी। हंसने की आवाज इतनी तेज थी कि उसके कानों से खून निकलने लगा। अचानक लिफ्ट ऑन हुई और वो वापस अपने ही कमरे के फ्लोर पर आ गई। डर से उसने अपने कमरे में भागकर जाना ही सही समझा। जब वो वापस आई तो उसने बालकनी से फिर से झांक कर देखा, लेकिन इस बार उस लड़की की लाश वहां पर थी नहीं और ना ही एक खून का कतरा भी था। ये देख वो हैरान हो गई, मानो सब कुछ उसे एक वहम सा नजर आ रहा था। वो चुपचाप एक गिलास पानी पीकर सो गई। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो निकिता की लाश ठीक वहीं पड़ी थी जहां उसने किसी की बॉडी को देखा था। ये उसके लिए एक संकेत था। वो लाश जो उसने देखी थी वो और कोई नहीं बल्कि खुद निकिता की ही थी। अरे अरे ये तो वही है, बेचारी मारी गई। मैंने बोला था साहब को वो बंद कमरा ना खुलवाओ। जब भी वो कमरा खुलता है किसी की मौत लेकर ही बंद होता है। अब और पता नहीं कितनी लाशों को देखना बाकी होगा। बेचारी मासूम लड़की। शामू को कुछ तो पता था कोटा के हॉस्टल के बंद कमरे के बारे में, जिसके बारे में प्रिंसिपल भी जानते थे। फिर भी उन्होंने इसी गलती को दोहराई। आप सभी जानते ही हो, अक्सर बुरी शक्तियां खाली जगहों को ही अपना डेरा बनाती है, या कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनका उनकी पसंदीदा जगह से लगाव होता है और वो आत्माएं उस जगह को कभी छोड़कर नहीं जाती। कुछ इस प्रकार से ही उस कोटा के बंद कमरे की कहानी की शुरुआत कई साल पहले 1975 में हुई, जब कोटा के हॉस्टल में एक माही नाम की लड़की पढ़ने आई। सर, मेरा कमरा कौन सा है? यू आर द लकी गर्ल। तुम्हें कॉलेज का सबसे बेस्ट कमरा मिला है, क्योंकि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने तुम्हारे बारे में मुझे सब बताया है। अब से 305 कमरा तुम्हारा हुआ। ओह, थैंक यू सो मच प्रिंसिपल। ऐसा कमरा मेरी स्टडी के एनवायरनमेंट में काम आएगा। उसने चाबी ली और अपना बैग ढूंढ लेते हुए कमरा नंबर 305 को ढूंढ लिया। जब वो कमरा खोलने लगी तो कई स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, जिनमें से एक पायल नाम की लड़की उसे बड़े गुस्से में देख रही थी। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पहली बार कोटा आई हो शायद। हाँ, तुमने सही कहा। ओह, फिर तो कोई दोस्त भी नहीं होगा। चाहो तो मुझे अपना दोस्त बना सकती हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन पायल के स्पर्श से ही माही को थोड़ा अजीब लगा। उसकी तेज आंखें बस उसको घूर रही थी। वो अपना हाथ को उसके हाथों से छुड़ाकर अपने कमरे में जाती है। कमरा अंदर से बहुत खूबसूरत था। इतना खूबसूरत कमरा उसने पहले कभी देखा ही नहीं था। उसे इतने सुंदर कमरे की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। वो एक ऐसा कमरा था जिसमें रसोई, बाथरूम और बहुत प्यारी बालकनी बनी हुई थी। वो पहले दिन से ही खुशी खुशी कमरे के एनवायरनमेंट के साथ साथ अपनी स्टडी करने लगी थी। ज्यादातर उसे बालकनी में स्टडी करना बहुत ज्यादा पसंद था। कुछ दिन बाद एक रात उस कमरे के बाहर उसके दरवाजे को किसी ने बजाया। दरवाजा खोला तो वहाँ पायल थी। क्या हुआ पायल, इतनी रात में तुम यहाँ? मुझे अपने कमरे में डर लग रहा था। क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ रुक सकती हूँ यहाँ तुम्हारे कमरे में? ओह हाँ हाँ, ओके, आ जाओ। माही के बुलाने पर पायल कमरे के अंदर आते हुए कमरे के चारों तरफ देखने लगी। कमरे को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो खुद में मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ, बड़ी खुश हो गई हो? शायद कमरा तुम्हें बहुत पसंद आया। चलो बालकनी में बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। ओके। माही रसोई में कॉफी बना रही थी। इतने में पायल बालकनी से कोटा के नजारे को देखकर बहुत खुश हो रही थी। वो उस खुशी को किसी के सामने जाहिर भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस कमरे में आना और रहना उसका एक सपना सा था। उसने कई बार प्रिंसिपल से कमरे के लिए रिक्वेस्ट की, बट उसे कमरा नहीं मिला। ये लो कॉफी। बालकनी में तुम्हें अच्छा लग रहा होगा। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कितनी खुश नसीब हो कि तुम्हें ये कमरा मिला।
वरना तो कुछ लोग बस इस कमरे का सपना ही देखकर रह गए। एक्चुअली अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ इस कमरे में? मैं पे कर दूंगी तुम्हें। ओह नो नो सॉरी, मैं ये रूम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना चाहती। इस रूम में बिल्कुल रॉयल वाली फीलिंग आती है, और वैसे भी मैं एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तभी तो ये रूम मेरे डैड के कहने पर मुझे मिला है। ये सुनकर पायल को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि जिस कमरे के लिए वो पैसे देने के लिए तैयार थी, उस कमरे में माही बिना पैसे दिए आराम से रह रही थी। उसके चेहरे से जेलसी साफ नजर आ रही थी। उसने माही को गुस्से में पकड़ लिया और उसे बालकनी से नीचे गिराने की कोशिश की। माही खुद को बचा रही थी। इसी कश्मकश में वो दोनों ही उस कमरे की बालकनी से नीचे गिर गई और मर गई। लेकिन मरने के बाद पायल की आत्मा ने उस कमरे पर अपना कब्जा कर लिया। जीते जी जो उसे हासिल नहीं हुआ, वो काम उसने मरने के बाद किया। जब भी कोई इस कमरे में रुकने आता, माही की आत्मा उसे मार देती। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा था और इसे रोकने के लिए कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल ने मिलकर एक पंडित से उस कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिए। लेकिन जब कई साल बाद निकिता ने उस बंद कमरे को खोला, तो पायल की आत्मा ने फिर से उस बंद कमरे पर कब्जा करने निकिता को भी मार दिया। जिसके बाद शामू ने एक पंडित को बुलाकर उस कमरे को दोबारा बंद करवाया और चाबी एक नदी किनारे ले जाकर फेंक दी। लोगों का मानना है पायल की आत्मा आज भी उसी कमरे में रहती है और वो उस कमरे में किसी को नहीं रहने देगी। तो इसी तरह कोटा के कॉलेज हॉस्टल के लाखों कमरों में से एक कमरा नंबर 305 हमेशा बंद रखा जाने लगा। एक बड़े से रूम में एक लड़की सो रही थी कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर वो लड़की अपनी आंखें खोल लेती है और जब वो उठकर इधर उधर देखती है तो उसे कोई भी नजर नहीं आता। जिसके बाद वो लड़की एक बार फिर सो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे फिर किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। अब जैसी वो लड़की अपनी आंखें खोलती है, वैसे उसे खिड़की पर एक साया नजर आता है। उस साया को देख वो लड़की थोड़ी हैरान होती है, लेकिन खिड़की के पास किसका साया था, बस यही देखने के लिए वो लड़की उस साये के करीब जाती है। जैसे ही वो खिड़की के करीब जाती है, वैसे ही वो साया एक भयानक चुड़ैल में बदल जाता है। उस चुड़ैल को देख वो लड़की जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। आसपास सन्नाटा था और तभी वो चुड़ैल अपनी आंखें लाल करती है और अचानक ही उसे जिंदा जलाकर मार देती है। मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। यहाँ जो भी आएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी, क्योंकि यहाँ मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। जो भी मेरे और उसके बीच में आएगा वह मारा जाएगा। ये कहानी है समीर और रुबीना की। समीर और रुबीना की अभी हाल में शादी हुई थी और उन्होंने हनीमून के लिए राजस्थान के एक रिसोर्ट में जाने का प्लान बनाया था। इसलिए रुबीना ने राजस्थान के एक रिसोर्ट में पहले ही अपने पति और खुद के लिए एक बड़ा सा रूम बुक कर लिया था। समीर और रुबीना अभी रास्ते में ही थे, तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है। उस खराब मौसम में रुबीना और समीर अपनी गाड़ी को आगे ले जाना सही नहीं समझते और रोड के एक साइड वो अपनी गाड़ी रोक देते हैं। बारिश काफी तेज हो रही थी। समीर, बारिश काफी तेज हो रही है और इस बारिश में भला हम रिसोर्ट तक कैसे पहुंचेंगे? हाँ रुबीना, यहाँ का तो रास्ता भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे जगह जगह पर गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अगर गाड़ी फंस गई ना तो फिर हम भी यहीं फंस जाएंगे। लेकिन समीर, हम यहाँ ज्यादा देर तक भी तो नहीं रुक सकते। देखो ना, चारों तरफ जंगल है, यहाँ आसपास कुछ नहीं है। इसलिए हमें थोड़ी हिम्मत करके अपनी गाड़ी को रिसोर्ट तक ले जाना ही पड़ेगा। समीर जैसे ही गाड़ी चलाता है कि तभी एक तूफान आता है और उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिर जाता है। समीर गाड़ी से उतरकर उस पेड़ को साइड करने की कोशिश करता है। समीर उस पेड़ को हटाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे आवाज दे रहा है। उस आवाज को सुनकर समीर अचानक पीछे पलटता है, लेकिन उसके पीछे सिवाय जंगल के कुछ और नहीं था। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ आता है और समीर अचानक डर के पीछे मुड़ता है, जहाँ वो रुबीना को देखता है। रुबीना को देख समीर एक लंबी सांस भरता है। रुबीना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे इतनी भारी बारिश में बाहर निकलने की क्या जरूरत थी? इस पेड़ को हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जिस रिसोर्ट में जाने वाले हैं ना, इस कच्चे रास्ते के जरिए ही हम उस रिसोर्ट तक जल्दी पहुंच जाएंगे।
तुम्हें तो यहाँ के रास्तों के बारे में बहुत कुछ पता है। खैर जो भी है, चलो चलकर गाड़ी में बैठो, हम इसी रास्ते से अपने रिजॉर्ट की तरफ जाते हैं। समीर जैसे ही दरवाज़ा खोलने जाता है वो देखता है कि रुबीना गाड़ी में पहले से ही बैठी हुई है। उसके आसपास खाली सड़क और पेड़ पौधों के अलावा कुछ और नहीं था। समीर अब गाड़ी में बैठता है और रुबीना से कहता है, रुबीना तुम तो बहुत तेज हो, अभी तुम मुझे रास्ता बताने के लिए मेरे साथ थी और मेरी नजर हटी नहीं कि तुम तुरंत गाड़ी में बैठ गई। ये कैसी बकवास कर रहे हो तुम समीर? भला मैं बाहर क्यों जाऊंगी? मैं तो कब से गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ। रुबीना की बात सुनकर समीर चुप हो जाता है, लेकिन जब रुबीना गाड़ी में बैठी थी तो बाहर समीर के साथ कौन था और उसने उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? इन सबको समीर इग्नोर करता है और उस कच्चे रास्ते पर निकल पड़ता है। उस कच्चे रास्ते के जरिए समीर बहुत जल्द रिसोर्ट में पहुंच जाता है। रिसोर्ट में जाते ही समीर के कानों तक कुछ आवाज आने लगी थी, जैसे कोई दर्द में चिल्ला रहा हो। उस आवाज को सुन मानो समीर के कानों से खून निकलने वाला था। समीर अब अपने कानों पर हाथ रखता है और जोर से चिल्लाता है, इन आवाजों को बंद करो, कौन है जो इतने दर्द में चिल्ला रहा है? समीर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रुबीना मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कोई दर्द में चिल्ला रहा है। ये तुम्हारा वहम है। इतनी देर से तुम गाड़ी चला रहे हो ना, इसलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। तुम काफी थक गए हो ना, थोड़ी देर रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। रुबीना की बात सुनकर समीर पहुंच जाता है रुबीना के साथ अपने कमरे में। वो कमरा काफी बड़ा था। रुबीना बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, लेकिन समीर जो सिर्फ कमरे को ही निहार रहा था, उसकी नजर खिड़की पर जाती है कि तभी उसे खिड़की पर कोई नजर आता है। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन उसके शरीर पर बड़े बड़े छाले थे, मानो उसको किसी ने जलाकर मारा हो। ये देख समीर बेहद डर जाता है। देखने से साफ पता चल रहा था वो ना तो कोई इंसान है और ना ही कोई जानवर, वो एक साया था। वो साया समीर के करीब आ रहा था। कितने में रुबीना बाथरूम का दरवाजा खोल समीर के पास आ जाती है। क्या हुआ समीर? मैं कब से देख रही हूँ, हम जब से यहाँ आए हैं तब से तुम अजीब व्यवहार कर रहे हो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? रुबीना यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मतलब जब से हम यहाँ पे आए हैं मुझे कुछ न कुछ या तो दिख रहा है या फिर सुनाई दे रहा है। समीर ये तुम्हारा भ्रम है। जाओ तुम नहा लो, क्या पता नहाने के बाद थोड़ा तुम्हारा थकान दूर हो जाए। अब समीर रुबीना की बात सुनकर बाथरूम में नहाने के लिए चला जाता है। वो गर्म पानी का शावर ले रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस पानी का तापमान बढ़ता ही जाता है। उस पानी से समीर का शरीर हल्का जल जाता है, उसका शरीर लाल पड़ जाता है। समीर के मुंह से चीख निकल जाती है। चीख को सुनकर रुबीना तुरंत बाथरूम में आती है। ये क्या हुआ? तुमने गीजर का टेम्परेचर कम नहीं किया था क्या? मुझे नहीं पता, मैं नॉर्मल टेम्परेचर पर ही नहा रहा था, लेकिन ये टेम्परेचर बढ़ा कैसे मैं नहीं जानता। समीर का ऐसा बर्ताव देख रुबीना को लगता है कि शायद समीर थक चुका है, इसलिए वो समीर की बातों का कोई जवाब नहीं देती और उसको बाहर ले जाती है। रुबीना समीर के कंधे पर क्रीम लगाती है और उसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। वो दोनों सो ही रहे थे कि तभी समीर के गालों पर किसी का हाथ आता है। वो हाथ कोई मामूली हाथ नहीं, बल्कि किसी के जले हुए हाथ थे। उस हाथ पर बड़े बड़े छाले थे। वो हाथ समीर के गालों को सहला रहे थे। पहले तो समीर को लगता है कि रुबीना उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। क्या रुबीना, ये कौन सा टाइम है मुझे परेशान करने का? समीर ये बात बोलता है, लेकिन उसके बाद भी वो हाथ उसके गालों से नहीं हटता और वो हाथ अब काफी तेज समीर के गालों को सहलाने लगता है। उस हाथ से अब समीर के गाल पर निशान बन जाते हैं। समीर को अब दर्द होने लगता है और वो गुस्से में उठकर रुबीना पर चिल्लाता है, यार रुबीना, हद करती हो तुम। मैंने तुम्हें कहा ना कि इतनी रात को। अगर रुबीना यहाँ सो रही है तो मेरे गालों पर हाथ कौन सहला रहा था? समीर ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है, जहाँ वो देखता है कि एक काला साया जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे, उसकी आंखें पूरी तरह लाल थी। वो समीर को इशारों में अपने पास बुला रही थी। उसको देख समीर की चीख निकल जाती है और वो डरते हुए रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, देखो उधर कुछ है। कहाँ पर समीर? रुबीना, उधर खिड़की के पास देखो, उधर कोई है। कुछ नहीं है वहाँ पर, सो जाओ, मैं हूँ ना आपके साथ। रुबीना की बात सुनकर अब समीर को भी लगता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा और वो सो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद समीर के शरीर पर से चादर अपने आप हटने लगती है। ये देख समीर काफी डरता है और एक बार फिर रुबीना को उठाता है। रुबीना, रुबीना, तुम मानो या ना मानो, पर जब से हम यहाँ पर आए हैं हमारे साथ कुछ न कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है।
अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। देखो अभी यहाँ से जाना बेवकूफी है, बाहर बारिश भी हो रही है और रात भी काफी हो रही है, इसलिए आज की रात गुजार लेते हैं। सुबह हम कहीं और के लिए निकल जाएंगे। लेकिन रुबीना, मैंने कहा ना सुबह हम निकल जाएंगे और यहाँ कुछ नहीं है, सच में ये तुम्हारा भ्रम है, भ्रम। तुम ज्यादा सोच रहे हो। देखो मेरे गाल, अगर ये भ्रम होता तो क्या मेरे गाल पर निशान होते? नहीं ना। समीर के गालों पर निशान देखकर अब रुबीना को भी लगने लगा था कि कुछ तो है यहाँ जो उन्हें परेशान कर रहा है। समीर तुम्हारे गालों पर बहुत गहरे निशान है। चलो समीर यहाँ से। रुबीना और समीर अपना बैग उठाकर अपने कमरे से बाहर की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने वही परछाई आ जाती है। अब धीरे धीरे उस परछाई का चेहरा क्लियर होता है। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, हाथों पर बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को देख साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे जलाकर मार दिया हो। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो समीर? चुड़ैल के मुंह से ऐसी बात सुनकर रुबीना और समीर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। कौन हो तुम और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं बल्कि तुम्हारे बारे में सब पता है। तुम यहाँ अपना हनीमून बनाने आए हो ना? तुम्हारी बीवी रुबीना ने तुम दोनों के लिए इस रिजॉर्ट का सबसे बड़ा कमरा बुक किया है, लेकिन तुम लोग ये नहीं जानते कि ये कमरा इस रिजॉर्ट का नहीं बल्कि तुम्हारा और मेरा है समीर। चुड़ैल की ऐसी अजीबोगरीब बातें सुनकर समीर और रुबीना बड़े ही हैरान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चुड़ैल उन दोनों के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। इसीलिए समीर उससे एक बार फिर पूछता है, लेकिन तुम हो कौन? मैं पूरे 28 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ समीर। लेकिन तुम हो कौन और मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मेरे राजवीर हो। राजवीर, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी मुंजिया। याद करो उस पल को कि कैसे इस दुनिया वालों ने हमारे प्यार को ठुकराया था। समीर, कोई राजवीर नहीं है, ये मेरा पति समीर है। समीर, और तुम जो भी हो मेरे पति को छोड़कर चली जाओ। रुबीना की ये बात सुनकर उस चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो रुबीना को अपनी आंखों से इशारा कर दूर पटक देती है। ये देख समीर बेहद डर जाता है। मुंजिया, मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। समीर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले मुंजिया उसके करीब आ जाती है और एक मामूली सी लड़की बन जाती है, जिसके बाद वो समीर का हाथ पकड़ती है और उसे सब कुछ याद आने लगता है। मुंजिया और राजवीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब राजवीर की फैमिली को ये पता लगा कि मुंजिया उसके घर की नौकरानी की बेटी है तो उन लोगों ने मुंजिया को जिंदा जला दिया था। मुंजिया को खुद के सामने जलता देख राजवीर उसकी मौत बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी मौत के गम में अपने प्राण भी त्याग देता है। मुझे सब कुछ याद आ गया मुंजिया। मुझे याद आ गया कि किस तरह इन दुष्ट लोगों ने हम दोनों को एक दूसरे से अलग किया, लेकिन मुंजिया, इसमें रुबीना की कोई गलती नहीं है। मेरा पुनर्जन्म भले ही हुआ है, लेकिन इस पुनर्जन्म में मैं तुम्हारा नहीं बल्कि रुबीना का हूँ। राजवीर तुम्हारे साथ ही मर चुका था मुंजिया, इसलिए रुबीना का समीर उसे लौटा दो। समीर की बात सुनकर मुंजिया को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में रुबीना की तरफ देख अपने हाथ की मुट्ठी को कस के दबाती है और इसी दौरान रुबीना का शरीर तपने लगता है। रुबीना दर्द से चिल्लाने लगती है। उसका दर्द देख समीर रोते हुए मुंजिया से कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ मुंजिया, लेकिन उससे पहले मुझे बस एक बार अपनी पत्नी से मिलना है, उसे गले लगाना है। समीर की बात सुनकर मुंजिया रुबीना को छोड़ देती है। इसके बाद समीर रुबीना को गले लगाता है। समीर और रुबीना एक दूसरे के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। समीर का सैक्रिफाइस देख मुंजिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो समीर को लिए बिना ही वहां से गायब हो जाती है। अपने आसपास मुंजिया को ना देख समीर और रुबीना समझ जाते हैं कि मुंजिया वहां से जा चुकी है और इस तरह समीर और रुबीना वहां से अगली सुबह निकल जाते हैं। वो वहां से निकल तो जाते हैं, लेकिन बीती रात को वो कभी भूल नहीं पाते। आधी रात का समय होता है। चार दोस्त एक गाड़ी में बैठे हुए गांव के एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वहां पर चारों तरफ सन्नाटा और झाड़ियां ही थी। उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर म्यूजिक बजाया हुआ था। वो चारों बहुत खुश थे कि तभी उनके दोस्त का फोन आता है।
अरे कहाँ हो तुम लोग? कल मेरी शादी है और तुम्हें आज शाम तक पहुंच जाना चाहिए था। साले, एक तो तूने 2 दिन पहले ही अपनी शादी के बारे में बताया है, हमें तैयारी भी करने नहीं दी, और अब पूछ रहा है कि हम कहाँ हैं। इतनी गर्मी में दिन का ट्रैवल करना कितनी मुश्किल होती है, इसलिए हम शाम को निकले थे। अभी हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं। क्या बात कर रहा है तू? अरे तुम्हें मैंने कहा था कि रात के समय मत निकलना। यहाँ पर गांव से पहले एक रास्ता पड़ता है जहाँ एक छलावा रहता है। देखो, अगर तुम निकल चुके हो तो तुम थोड़ा ध्यान से आना और गाड़ी कहीं मत रोकना, सीधा गांव में ही आना। व्हाट द रबिश देव, ये छलावा वलावा कुछ नहीं होता। तुम भी ना आजकल के जमाने में पैदा होने के बाद भी कैसी उल्टी सीधी बातें करते हो। अरे मेरे दोस्त, तो चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। चल अब तू फोन रख, हमें गाने बजाना है गाड़ी में। यार कहीं देव सही तो नहीं बोल रहा? ऐसी भी चीज होती है, मुझे तो डर लग रहा है। अबे ये फट्टू कहीं का, तुझे तो छिपकली से भी डर लगता है। तो क्या उसके अंदर भूत होता है या फिर छलावा? फालतू की बातें बंद कर और जो मैंने तुझे गाने की लिस्ट दी है उसे फटाफट बजा। फोन कट होने के बाद अमन, वैभव, विराट, शनाया चारों दोस्त गाड़ी में गाने बजाते हुए जा रहे थे। विराट गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, उसका सारा ध्यान गानों पर था। गाड़ी स्पीड से चल रही थी, तभी अचानक से उसके सामने एक छोटी बच्ची आ जाती है और वो बहुत तेज ब्रेक मारता है, जिसकी वजह से उसके दोस्त उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उसकी सांसें अटकी हुई थी और चेहरे पर पसीना था। वो हकलाते हुए अपने दोस्तों को छोटी बच्ची के बारे में बताता है और गाड़ी से निकलकर चारों तरफ देखता है, लेकिन वो छोटी बच्ची कहीं भी दिखाई नहीं देती। अब अपने दोस्तों के कहने पर वो चुपचाप दोबारा से गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। विराट अब बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था, क्योंकि उसके दिमाग से उस छोटी बच्ची का ख्याल जा ही नहीं रहा था। तभी अचानक से उसके कंधे पर एक जला हुआ हाथ आता है और वो फिर से बहुत तेज ब्रेक मारता है। व्हाट द रबिश विराट, तुम्हें भी क्या हो गया है? बार बार इस तरह से ब्रेक क्यों मार रहे हो? मारना चाहते हो क्या? अरे मेरे कंधे पर किसी का जला हुआ हाथ था, क्या तुमने देखा? ये लो, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं या तो कोई और ही डर रहा है। साले तुझे चढ़ गई है क्या? अब चुपचाप गाड़ी चला ले। विराट बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसका चेहरा देखकर वैभव गाड़ी चलाना शुरू करता है। देखते ही देखते रात और घनी और काली हो रही थी। वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद वैभव फिर से गाड़ी रोकता है और अरे बहुत जोर से आई है यार, मैं अभी आता हूँ। मैं भी चलता हूँ। तो फिर मैं भी चल लेता हूँ। अब तीनों दोस्त हल्के होने चले जाते हैं और इधर शनाया अपना फोन निकालकर गाड़ी से बाहर आती है और सेल्फी लेना शुरू करती है। इसी के साथ वो अपने फोन का कैमरा ऑन करके वीडियो शूट करने लगती है, जिसमें वो अपने तीनों दोस्तों को भी ले लेती है। जब वो वापस गाड़ी की तरफ आ रहे होते हैं तो शनाया गाड़ी से थोड़ी दूर पर खड़ी होती है और 2 जले हाथ अचानक से शनाया के कंधे पर आते हैं और शनाया को खींचते हुए जंगलों के अंदर ले जाते हैं। ये देख वो सारे दोस्त दंग रह जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। उन सभी दोस्त के चेहरे पर डर अब साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें ये महसूस हो गया था कि कुछ तो है जिसकी वजह से वो डर के मारे कांपने लगे थे। देखा, मैंने कहा था ना, तुम लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी थी। शनाया कहाँ है? उसे कौन लेकर गया है? मेरी गर्लफ्रेंड। अरे उसकी माँ को पता है कि वो मेरे साथ है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तो जेल में पहुंच जाऊंगा। तीनों दोस्त घबराए हुए थे। अब वो तीनों जिस तरफ शनाया को खींचा गया था, वो तीनों उधर की तरफ जाकर शनाया को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो जंगलों में पहुंच जाते हैं। तभी विराट को अचानक से एक आवाज आती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो उस आवाज के पीछे जाने लगता है, जिसके चलते वो अपने दोनों दोस्तों से दूर हो जाता है। चलते चलते वो जंगलों के बीच में पहुंच जाता है, जहां उसे शनाया दिखाई देती है। शनाया उसे अपने हाथों से इशारे करके अपनी तरफ बुलाने लगती है। विराट अपने दोस्त को अपने साथ ले जाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी विराट उसे रुकने के लिए बोलता है। विराट उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। थैंक गॉड शनाया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें पता है हम लोग कितना डर गए थे। अरे सांस गले में अटक गई थी। चलो अब गाड़ी के पास चलो, हमें वैसे भी देरी हो रही है निकलने के लिए। विराट शनाया से बात करता जा रहा था, लेकिन शनाया उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रही थी। जैसे वो कंधे से उसका मुंह हटाकर देखता है तो वो देखता है कि वो कोई शनाया नहीं बल्कि एक बहुत भयानक चुड़ैल है।
उसका चेहरा देखते ही विराट को समझ आ जाता है कि अभी तक जिसे वो गले से लगाकर खड़ा था वो कोई शनाया नहीं बल्कि एक छलावा थी जो उसके साथ खेल रही थी। तभी वो छलावा जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की आवाज से विराट को उसके कानों में दर्द होने लगता है। वो अपने कानों पर हाथ लगाता है। इतने में वो छलावा उसकी गर्दन पर मुंह रखकर उसका सारा खून चूस लेता है और चुटकियों में गायब हो जाता है। इधर जंगलों के अंदर अमन और वैभव पहले तो शनाया को ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि अब उनका दोस्त विराट कहीं उन्हें नजर नहीं आ रहा तो वो दोनों उसे भी ढूंढने लगते हैं। विराट कहाँ है यार तू? यहाँ शनाया नहीं मिल रही और अब तू भी गायब हो गया है। शनाया विराट कहाँ चले गए तुम दोनों? वैभव शनाया विराट को ढूंढते हुए आगे बढ़ते जाता है और अमन वही झाड़ियों के हिलने की वजह से थम जाता है। अब अमन वहां अकेला खड़ा रह गया था। तभी झाड़ियों में से शनाया निकलकर उसके पास आ रही होती है। अमन, अमन मुझे बचा लो। अमन, वो मुझे मार देगा। वो और कोई नहीं, छलावा है। वो हमें एक एक करके मार देगा। तुम चिंता मत करो, हम लोग आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। शनाया को रोते हुए देख अमन को उसके ऊपर तरस तो आ रहा था, लेकिन तभी वो अचानक से सोच में पड़ जाता है कि शनाया को कोई जंगलों में बहुत बुरी तरह खींचते हुए लेकर गया था, लेकिन यहाँ तो उसकी हालत बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही थी। न उसके शरीर पर कोई घाव था और न ही कोई चोट लगी थी। वो बिल्कुल सही सलामत उसके सामने खड़ी थी और रो रही थी, जिसकी वजह से उसे उसके ऊपर शक होने लगता है और वो उसके पास बढ़ते हुए अचानक से रुक जाता है। वही रुक जाओ, आगे एक कदम मत बढ़ाना। मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम मेरी दोस्त शनाया नहीं हो। बताओ तुम कौन हो? अमन के मुंह से ये सुनते ही छलावा वहीं रुक जाता है और शनाया के रूप से अपनी असली रूप में आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वो एक काला साया बनकर उसके अंदर घुस जाता है और देखते ही देखते वो अमन को एक दर्दनाक मौत दे देता है, जिसके बाद वो काला धुआं अमन के जिस्म से बाहर आता है और अचानक से गायब हो जाता है। छलावा एक एक करके उन सभी दोस्तों को मारते जा रहा था। आखिर छलावा का काम भी तो यही होता है, लोगों को गुमराह करना और फिर उन्हें मार देना। अब सभी में से दो दोस्त बचे थे, यानी कि शनाया और वैभव। वैभव चलते चलते जंगलों के बहुत अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे जंगलों में बेहोशी के हालात में शनाया पड़ी हुई नजर आती है। अरे ये तो शनाया है। शनाया, शनाया उठो। इतना बोलकर वो उसके पास जा ही रहा था कि तभी उसे बेहोश शनाया के ऊपर शक होने लगता है और वो वहीं रुक जाता है। तभी शनाया को होश आता है और वो भी उठकर खड़ी होती है। अपने सामने वो जब वैभव को देखती है तो उसे भी वैभव के ऊपर शक होने लगता है। उसे लगता है कि छलावा उसके साथ कोई खेल खेल रहा है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को छलावा समझकर एक दूसरे से ही दूर भागने लगते हैं। वो दोनों भागते भागते जंगलों में आगे की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि छलावा कुछ भी कर सकता है। वो उन्हें इस तरह गुमराह कर देता है कि वो भागते हुए फिर दोबारा एक दूसरे से टकराते हैं। जब वो फिर से एक दूसरे को देखते हैं तो डर जाते हैं और फिर एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतने में उन दोनों को वही बच्ची दिखाई देती है जो विराट को गाड़ी चलाते समय दिखाई देती है। अगर ये छलावा मेरे सामने है तो फिर ये शनाया है। मेरे सामने छलावा है, यानी वो वैभव है। वैभव और शनाया को अब समझ आ जाता है कि छलावा फिर से उनके साथ एक खेल खेल रहा था। अब छलावा उन दोनों को दूर करने के लिए उन दोनों की तरफ बढ़ने लगता है और जोर जोर से हंसने लगता है। देव ने बिल्कुल सही कहा था, इस रास्ते में एक छलावा है और ये छलावा हम सभी को मार रहा है। पता नहीं हमारे बाकी के दो दोस्तों के साथ क्या हुआ है। वैभव, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इस छलावे से बचा लो। मैं इसके हाथों नहीं मरना चाहती। मुझे अपने घर जाना है। हम लोग कहाँ आकर फंस गए यार। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था। अब दोनों को पता था कि छलावा उन्हें मार देगा, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और अपना दुख बांटने लगते हैं। तभी अचानक से सूर्य उदय होने लगता है। सूर्य की किरणें जैसे ही उस छलावा बच्ची के ऊपर पड़ती है, उसके शरीर पर जले जैसे निशान बनने लगते हैं, मानो जैसे सूर्य की किरणें उसे जला रही हो।
इसी के चलते छलावा सूर्योदय होते ही वहां से गायब हो जाता है और वो सारा जंगल देखते ही देखते गांव में बदल जाता है। जब वैभव व शनाया ये सब देखते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, मानो जैसे एकदम से उनके लिए वक्त बदल गया हो। आसपास के सभी लोग उन्हें बहुत घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ये सभी उन्हें छलावे की एक चाल लगती है और वो हाथ पकड़कर वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वो गिर जाते हैं। तभी गांव के कुछ लोग उन्हें उठाकर कहते हैं, क्या हुआ तुम दोनों को? इस तरह क्यों भाग रहे हो? अभी तो अच्छे से चल रहे थे, सब कुछ ठीक तो है ना? बहुत परेशान नजर आ रहे हो। वैभव और शनाया हकीकत में गांव में थे जहां सब लोग इंसान थे और सब कुछ नॉर्मल था। जिसे वो छलावा समझ रहे थे वो अब हकीकत था, जिसे जानकर उन्हें बहुत खुशी होती है। इससे उन्हें पता चलता है कि छलावा सिर्फ रात के समय ही आता है। दिन के समय वो इतना कमजोर हो जाता है कि वो सूर्य की किरणों में निकल ही नहीं सकता था। वैभव और शनाया जैसे तैसे करके देव के पास पहुंचते हैं। देव उन्हें छलावे के बारे में सब कुछ बताता है। इसी के चलते देव उन्हें यह भी बताता है कि रात के समय जितने भी लोग छलावे के सामने आते हैं वो मारे जाते हैं और उनका कुछ पता नहीं चलता और किसी को आज तक पता ही नहीं चल सका कि वो छलावा लड़का है, लड़की है या कोई बच्ची है। इस तरह उन 4 दोस्तों में से सिर्फ 2 दोस्त बचकर देव के पास पहुंचते हैं। इस बार वो दोनों दिन के समय सावधानी से घर की तरफ लौटते हैं। घर आने के बाद उन्हें रियल जिंदगी में छलावे पर विश्वास हो जाता है और फिर वो छलावे को कभी मजाक नहीं समझते। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें, हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।